नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसने आधुनिक युद्ध का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया है। सोचिए, जून 2025 में जो इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसने हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बिल्कुल ही नया उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया। हम इस मुद्दे को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर समझेंगे कि कैसे मिसाइल और बॉम्ब के साथ साथ साइबर हमले और डिसइंफॉर्मेशन अब आधुनिक युद्ध का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। एक आधुनिक युद्ध जिसे सरहदों पर लड़ा जाना चाहिए, वो सीधे आम नागरिकों के स्मार्टफोन्स तक आखिर कैसे पहुंच जाता है? सीरियसली, जरा इस पर गौर कीजिए। आज के दौर में युद्ध सिर्फ मैदान जंग में नहीं होते, बल्कि डिजिटल डिसरप्शन और गलत जानकारी फैलाकर लोगों की दैनिक जिंदगी और उनके दिमाग तक सीधे पहुंचाए जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे प्रोसेस को 4 आसान कदमों में तोड़कर समझेंगे। पहला, डिजिटल डिसरप्शन। दूसरा, सिविलियन डिसइंफॉर्मेशन। तीसरा, नैरेटिव मैनिपुलेशन। और आखिर में द फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये जो आधुनिक साइबर युद्ध है ना, ये किसी हवा में नहीं होता। इसकी एक प्रॉपर तयशुदा प्लेबुक होती है। ये एक सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाता है, फिर आम नागरिकों पर साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक हमला होता है, और आखिर में दुनिया भर के नैरेटिव्स को मैनिपुलेट किया जाता है। ये अनदेखे सर्वर से शुरू होकर सीधा ग्लोबल स्टेज पर अपना असर दिखाता है। तो चलिए देखते हैं इस प्लेबुक का पहला स्टेप। स्टेप 1, डिजिटल डिसरप्शन। और इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं, वो इसका एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। डिजिटल डिसरप्शन की शुरुआत आमतौर पर क्रिटिकल फाइनेंशियल या सरकारी संस्थानों पर हमले से होती है। यहाँ एक हैक्टिविस्ट ग्रुप है, गोंजेश के दरंदे या प्रेडेटरी स्पैरो। इन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने ईरान के स्टेट ओन्ड बैंक सेपाह के डेटा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये साइबर वॉरफेयर की दुनिया में एक बेहद बड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड डिजिटल स्ट्राइक माना गया। अब इसका असर क्या हुआ? ये सिर्फ किसी स्क्रीन पर चलते हुए कोड तक सीमित नहीं था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बैंक के जो ग्राहक थे, वो अचानक अपने अकाउंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, कैश नहीं निकाल पा रहे थे। यानी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर स्ट्राइक ने आम लोगों की दैनिक जिंदगी और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को लिटरली रोक कर रख दिया। ये ग्राउंड रियलिटी होती है इन हमलों की। इस हीट मैप पर ध्यान दीजिए। जून 13 से 17 के बीच क्या हुआ? जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, दोनों तरफ के आइडियोलॉजिकली अलाइंड हैक्टिविस्ट ग्रुप्स पूरी तरह से एक्टिव हो गए। इन्होंने ग्लोबली डीडोस अटैक्स की ऐसी झड़ी लगा दी कि नेटवर्क्स पूरी तरह से बिजी हो गए। उन्हें लगातार बस इन डिस्ट्रप्शन से बचने के तरीके ढूंढने पड़े। वैसे यहाँ एक छोटी सी पर बहुत अहम बात समझना जरूरी है। देखिए, एक तरफ होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशंस, जो बैंक वाले हमले की तरह बेहद सटीक, टारगेटेड और खतरनाक होते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं ये ग्लोबल हैक्टिविस्ट्स, जिनके हमले बहुत क्योटिक और अवसरवादी होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ाकर सिस्टम्स को बस बिजी करना और क्रैश करना होता है। अब आते हैं हमारी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, प्लेबुक का दूसरा चरण, स्टेप 2, सिविलियन डिसइंफॉर्मेशन। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इसमें किस तरह की रणनीति अपनाई गई। उदाहरण के लिए, इजरायली आम जनता को अचानक ऐसी फेक टेक्स्ट मैसेजेस आने लगी कि अगले 24 घंटे में देश के गैस स्टेशंस पर फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कुछ मैसेजेस में बॉम्ब शेल्टर्स पर आतंकवादी हमलों की चेतावनी भी थी। और पता है सबसे डरावने वाली बात क्या थी? ये मैसेजेस इस तरह से स्पूफ किए गए थे कि देखने में लगता था जैसे ये बिल्कुल इजराइल के होम फ्रंट कमांड की तरफ से आधिकारिक तौर पर भेजे गए हैं। सोचिए जरा इस बारे में। इन हमलों का मकसद किसी टेक्निकल सिस्टम को हैक करना नहीं था, बल्कि लोगों के दिमाग और उनकी शांति को हैक करना था। डिसइंफॉर्मेशन और झूठी जानकारी के जरिए सीधे होम फ्रंट पर डर, पैनिक और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पैदा करने की कोशिश की गई। अपने फ़ोन पर अचानक ऐसी इमरजेंसी अलर्ट देखना, ये सच में किसी को भी बुरी तरह डरा सकता है, और यही इस हमले की असली कामयाबी थी। अगर हम इन रणनीतियों के पीछे का मुख्य उद्देश्य समझें, तो ये असेसमेंट बिल्कुल स्पष्ट है। धमकी, फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन, ये एक सच्चाई है कि आधुनिक साइबर युद्ध में आम लोगों का डर और अफरा तफरी अब एक बाकायदा हथियार बन चुका है। बस एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और पूरे देश में पैनिक फैल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्लेबुक के तीसरे अहम चरण की तरफ, स्टेप 3, नैरेटिव मैनिपुलेशन। इस इंफॉर्मेशन वॉर में ना सोशल मीडिया बॉटनेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। या आखिर होते क्या हैं? ये नकली पर्सोनास या ऑटोमेटेड अकाउंट्स के पूरे नेटवर्क्स होते हैं जो एक साथ मिलकर किसी खास नैरेटिव को पुश करते हैं और ऑनलाइन हैशटैग्स को एम्प्लीफाई करते हैं।
ये फिक्टिशियस ऑनलाइन कैरेक्टर्स अक्सर चिंतित आम नागरिक बनकर आते हैं ताकि लोग इनकी बातों पर आसानी से विश्वास कर लें और पब्लिक परसेप्शन इनके पक्ष में झुक जाए। और बॉटनेट्स के साथ साथ एआई जनरेटेड मीडिया और डीप फेक्स ने इस पूरे माहौल को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसे ऑडियो और वीडियो बनाए जाते हैं जो देखने में बिल्कुल सच लगते हैं, पर असल में पूरी तरह फैब्रिकेटेड यानी झूठे होते हैं। जैसे पुरानी और असंबंधित फोटोज को नए डाउन ड्रोन्स या सिविलियन कैजुअल्टीज बताकर धड़ल्ले से शेयर किया गया। दोनों ही पक्ष इस तरह के मैनिपुलेटेड मीडिया का इस्तेमाल करके दुनिया भर के लोगों की सोच और जज्बातों से खेलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सबसे खतरनाक बात क्या है। खतरनाक बात इसकी स्पीड है। सिंथेटिक मीडिया और डीप फेक्स किसी भी फैक्ट चेकर के सच सामने लाने से कहीं ज्यादा तेजी से वायरल होते हैं। जब तक झूठ को पकड़ा जाता है और सच्चाई बाहर आती है, तब तक वो झूठी खबर लाखों लोगों के दिमाग में बैठ चुकी होती है। यही रफ्तार एआई को आज के युद्ध का एक बेहद शक्तिशाली और डेंजरस हथियार बनाती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एक तरफ तो ग्लोबल लेवल पर नैरेटिव्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था और दूसरी तरफ ईरान ने अपने देश के अंदर इंफॉर्मेशन कंट्रोल को बेहद सख्त कर दिया। देशव्यापी इंटरनेट डिसरप्शंस लागू किए गए, विदेशी न्यूज़ साइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि आम नागरिकों से व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग ऐप्स को अनइंस्टॉल करने को कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य अपने इंटरनल नैरेटिव को पूरी तरह से नियंत्रित करना और खुद को टारगेट पर बताना था। इस पूरे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे सटीक सार फेक रिपोर्टर के रोई सॉसन के इस बयान में मिलता है। वो कहते हैं, इस युद्ध को जो चीज़ बाकियों से अलग करती है वो ये है कि हमारे रिसर्चर्स ने इजरायली जनता को टारगेट करने वाले स्पष्ट नैरेटिव्स देखे और वही ईरानियंस को टारगेट करने वाले नैरेटिव्स भी बिल्कुल वैसे ही थे। ये कोड बिल्कुल साफ दिखाता है कि ये ऑपरेशंस कितने इंटेंस और दोनों तरफ से डायरेक्टली टारगेटेड थे। देखिए, इन सभी स्टेप्स को समझने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा। द फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इन सब का निष्कर्ष क्या है? आधुनिक युद्ध अब सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब से लड़े जाने वाली चीज नहीं रह गए हैं। आजकल युद्ध मीम्स और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए भी लड़े जा रहे हैं। डिजिटल बाइट्स और ऑनलाइन नैरेटिव्स ने ट्रेडिशनल काइनेटिक वॉरफेयर के बिल्कुल बराबर अपनी पक्की जगह बना ली है और ये सच्चाई अब बदलने नहीं वाली। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बेहद चिंताजनक और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब युद्ध के बीच का धुंधलापन यानी ये फॉग ऑफ वॉर एआई और एल्गोरिथम्स द्वारा लगातार इतना बढ़ाया जा रहा हो, तो आम जनता आखिर सच्चाई को पहचाने कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा तय करेगा।